सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय संकट की स्थिति भी भयावह हो सकती है। जैसा कि टीटी कृष्णाचारी ने कहा है कि संविधान के अंतर्गत की गई संकटकालीन व्यवस्था को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि इन प्रबंधनों के बिना संविधान निर्माण के हमारे सभी प्रयत्न ही अंततः असफल हो जाएंगे। ये तथ्य है कि 1975 में लागू किए गए 19 माह के आपातकाल में आपातकालीन शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। इस स्थिति को देखकर आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता अनुभव की गई। 44 से संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि भविष्य में शासक वर्ग के द्वारा निजी स्वार्थों की रक्षा के लिए आपातकाल लागू नहीं किया जा सके, और आवश्यक होने पर जब आपातकाल लागू किया जाए तब भी शासक वर्ग द्वारा शक्तियों का मनमाना प्रयोग न किया जा सके। अब है राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति। देखिए, भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का निर्धारक एक अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न है। इस संबंध में प्रमुख रूप से दो धारणाओं का प्रतिपादन किया गया है: स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा और संवैधानिक प्रधान की धारणा। स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा से तात्पर्य है कि अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 74(1) बंधित करता है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों के संपादन में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इन अनुच्छेदों के आधार पर प्रथम श्रेणी के विचारकों का कथन है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा और राष्ट्रपति चाहे तो वास्तविक शासक बन सकता है। डॉक्टर BM शर्मा कहते हैं कि अनुच्छेद 53(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति चाहे तो वास्तविक शासक बन सकता है। इसी प्रकार DN बनर्जी का कथन है कि क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74(1) के उपबंध मानने पर बाध्य किया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति हर स्थिति में अपने मंत्रियों की मंत्रणा मानने पर बाध्य है? तो मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। इस बात की पर्याप्त संभावना है कि राष्ट्रपति बिना संविधान का उल्लंघन किए तानाशाह बन बैठे। BN राव लिखते हैं कि संविधान राष्ट्रपति को ऐसा कोई वैधानिक उत्तरदायी निश्चित नहीं करता कि वह मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर कार्य करेगा। क्या वह और किस सीमा तक ऐसा करने के लिए बाध्य होगा, परंपरा का विषय। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यही मत था। उन्होंने कहा था, अनुच्छेद 74(1) ये नहीं कहता कि राष्ट्रपति को मंत्रियों की मंत्रणा माननी होगी। 28 नवंबर 1960 को भारतीय विधि संस्थान में राजेंद्र प्रसाद ने एक भाषण दिया था। उस भाषण में कहा था कि संविधान में ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो। उन्होंने प्रश्न किया कि ब्रिटिश और भारतीय संविधानों में अंतर को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय राष्ट्रपति की ब्रिटेन के सम्राट के साथ समानता करना उचित है। उन्होंने इस आवश्यकता पर बल दिया कि वैज्ञानिक पद्धति को इस संदर्भ में अध्ययन और परीक्षण होना चाहिए जिससे राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों की सीमाओं का आभास हो सके। इस प्रकार के मुंशी अपनी रचना पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट में लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति को एक संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक निश्चित और सकारात्मक भूमिका प्राप्त है। राष्ट्रपति कुछ शक्तियां उच्च मंत्रिमंडलीय और उनके संबंध में मंत्रिमंडल कोई परामर्श नहीं दे सकता। जैसा कि JR शिवाज कहते हैं, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति वैसी है जो ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राट की है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना करते हुए भी अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग किया जाना चाहिए यदि वह अपनी शपथ के प्रति निष्ठा रखे। भारत के राष्ट्रपति का पद मूल्यांकन
करते समय हमें भारतीय संविधान के कुछ विशेष तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। वे तथ्य हैं: संविधान के लिखित प्रावधान, इस पद पर निर्वाचित प्रकृति, भारत की संघात्मक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, इन तथ्यों की अवहेलना नहीं की जा सकती और इनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि ब्रिटेन के सम्राट की है। और कुछ परिस्थितियों में संविधान के संघात्मक लक्षण को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। 1967 ईस्वी में जब राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, उस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुब्बा राव और उनके समर्थकों के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहा गया कि राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक प्रधान नहीं है, उस पर संविधान की व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने का विशेष भार है। इस पक्ष के प्रतिपादकों का कहना है कि राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान ही बनना था, तो राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां क्यों दी गई जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली के राष्ट्रपति को दी जाती। किसी साधारण विधेयक को जो उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है दोबारा विचार के लिए संसद के पास लौटा सकता है, या किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को फिर से विचार के लिए मंत्रिपरिषद के सामने रखवा सकता है। जहां तक राष्ट्रपति के लिए ब्रिटिश सम्राट के पद से संबंधित परंपराओं के पालन का संबंध है, ये जरूरी नहीं है कि भारत में परंपराओं का विकास उसी दिशा में हो जिस दिशा में वह इंग्लैंड में हुआ है, क्योंकि परंपराओं का विकास उस देश की परिस्थितियों, सहयोग, मानवीय तत्व और अन्य अनेक बातों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सम्राट और भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति में आधारभूत अंतर है। ब्रिटिश सम्राट उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त करता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति चाहे परोक्ष रूप से ही सही निर्वाचित होता है। अतः वह श्रेणी के विचारकों का कथन है कि भारतीय राष्ट्रपति सभी परिस्थितियों में मंत्री परिषद की मंत्रणा मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब दूसरी धारणा है संवैधानिक प्रधान की धारणा। इसमें पालंदे के अनुसार ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार करना है। इन शब्दों के प्रयोग का अर्थ ये है कि वह संवैधानिक शासक मात्र होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संबंध में कहा है कि राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसका शासन नहीं। वह साधारणतः मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। वह न उसके परामर्श के विरुद्ध कुछ कर सकता है और न ही उसके परामर्श के बिना। भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने भी संविधान सभा में लगभग इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए कहा था कि हम सरकार की इस मंत्रिमंडलीय विशेषता पर बल देना चाहते हैं। वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में निहित है, न कि राष्ट्रपति में। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी है, वरन हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हो। फिर भी आशा की जाती है कि जैसे इंग्लैंड का राजा हमेशा अपने मंत्रियों की सलाह को मानता है, वैसी ही प्रथा इस देश में अपना ली जाएगी और राष्ट्रपति सब कामों में केवल नाम मात्र का शासक रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 जुलाई 1959 को दोहराया कि हमारा संविधान राष्ट्रपति को इंग्लैंड के सम्राट या साम्राज्य जैसी स्थिति प्रदान करता है। अगर ऐसा नहीं हो तो मंत्रिमंडल और संसद के उत्तरदायी के प्रश्न को हानि पहुंचेगी। राष्ट्रपति का पद आपातकाल प्रकाश व्यवस्था की भांति है। संकट की स्थिति में इसकी भूमिका स्वतः प्रारंभ हो जाती है और संकट समाप्त हो जाने पर इसकी भूमिका स्वतः समाप्त हो जाती है। HM जैन का लिखना है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रश्न कानून नहीं वरन एक राजनीतिक प्रश्न है तथा इसका उत्तर कानूनी अथवा संविधान के प्रश्नों पर उतना निर्भर नहीं करता जितना व्यवहारिक राजनीति की परिस्थितियों पर निर्भर करता। ये परिस्थितियां संसद के विविध पक्षों की स्थिति और उनका नेतृत्व, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य परस्पर संबंधों की स्थिति, राष्ट्र की स्थिति, जनमत की स्थिति। उदाहरण के लिए यदि देश में भारी आक्रमण या आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल की स्थिति हो, प्रधानमंत्री एक निर्बल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो और उसे लोकसभा में क्षीण बहुमत प्राप्त हो,
तो निसंदेह जनता संरक्षण और निर्देशन के लिए राष्ट्रपति की ओर उन्मुख हो सकती है, विशेषकर यदि राष्ट्रपति सुदृढ़ चरित्र वाला और प्रभावशाली व्यक्ति है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में द्वितीय श्रेणी का प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति पर छाया रहेगा।